पढ़ाई चल नहीं रही है, दौड़ रही है। हाँ, दौड़ रही है। हाँ, कल रिवीजन कराए थे, वो लैग कर रहा था। हाँ यार, मुझे भी यही, मेरा वाला भी लैग कर रहा था, मगर बच्चे लिख रहे थे कि सर लैग नहीं कर रहा है। 480 मेरे को बाद में फोन आया था, मैंने फोन किया था टीम को कि भाई ये क्या दिक्कत चल रही, तो उन लोगों ने कहा सर 480 पे छोड़ के किसी और पे चला लो, चल जाएगा। हाँ, लैग कर किसी पे भी चलाओ, 480 छोड़ के कह रहे थे वो, तो 480 पे। हाँ, अच्छा, लैग वाला वीडियो जब रिकॉर्ड होके आता है तो भी लैग करता है? अच्छा, रिकॉर्डिंग लैग नहीं करता। ये जो रिकॉर्डेड वीडियो आता है मिलता कहाँ है, क्योंकि कई बच्चे मेरे से पूछ रहे थे। तत्वा में मिलता है कि क्या है ये? नहीं, सबका एक ही जगह पे आता होगा, अलग अलग क्यों आएगा? मोल का उसमें मंजिल में पड़ा है, मंजिल में तो पड़ा ही होगा, हर बैच में शायद पड़ा ही होगा। वैसे मैं एक बार देखता हूँ, मैं भी देखता हूँ। अच्छा भाई, आज आप लोगों को केमिकल काइनेटिक्स का टेस्ट मिलेगा। आप सभी बच्चों को केमिकल काइनेटिक्स का टेस्ट मिलेगा। पेपर का मैंने बोल दिया है, बनना होगा, मैंने कल ही बोल दिया था। रात में 10 बजे टेलीग्राम पे आएगा। जिस टेलीग्राम पे मैं बोलता हूँ वो आप लोग उसमें हो ना, मंथन पटना कोई, वो आप ही लोगों का है ना? ठीक है। हाँ, तो चलो ठीक है, तो आपको उस पर टेस्ट मिलेगा, टेस्ट करिए। अगले मंडे हम लोग थर्मोडायनेमिक्स एंड थर्मोकेमिस्ट्री का रिवीजन करेंगे, जो कमिंग मंडे आएगा। ठीक है, और थर्मोडाइंस भी आपका खत्म हो चुका है, तो उसके रिवीजन के लिए आप तैयार रहिएगा। और तो चलो, जहां पे हम लोगों ने कल छोड़ा था वहां से टॉपिक को स्टार्ट करते हैं और पढ़ते हैं। ठीक है, और सभी बच्चे कोशिश करें कि पढ़ाई ज्यादा से ज्यादा करें। ये जो चीजें हैं ये आती रहेंगी, जाती रहेंगी। ठीक है, बच्चे कहते हैं कि हाँ सर यार, आप एक ही जगह पे लेक्चर देते हो, दूसरी जगह पे लेक्चर नहीं देते हो, मतलब एक ही पॉइंट को पकड़ के चलते हो। तो ये तो मतलब मेरा रूल है, या मान लो ये मेरा थंब कॉन्सेप्ट है कि एक टाइम पे जिस चीज को मतलब टारगेट किया बस उसी पे फोकस होगा, उसके अगल बगल क्या चल रहा है मुझे दिखता ही नहीं है। अब यहाँ तुम किसी भी पूछ लो, इतना स्टाफ है ना, एक का भी नाम मेरे से पूछो मैं नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि मेरे को ना जानने की इच्छा और ना मेरे को मिलने की इच्छा। इसलिए क्योंकि मेरा टारगेट ये सेट है कि नहीं यार, इनको बहुत अच्छे से फिजिकल पढ़ा देनी है, रिवीजन करा देना है, सारे क्वेश्चन करा देना है, जैसे हमारी तरफ से सिलेक्शन के लिए कि जितने क्वेश्चन फिजिकल के आए सबके सब करके आए। किसी का नाम जान भी लूंगा तो क्या फर्क पड़ना है, तो मैं अपना टाइम सेव कर रहा हूं। इसमें ये नहीं है, आप मेरे से किसी पूछ लो, मैं किसी से मिला ही नहीं हूं, मैं आता हूं बैठता हूं बस आ गया, किसी को नहीं जानता हूं, और ना कभी किसी से मिला, और ना कभी किसी का नाम याद रखता ना पूछता। उसका रीजन है, नहीं बात ये भी है, दूसरा क्या है कि मेरा एक टारगेट होता है, जिस मतलब मैंने ये लेके चल रहा हूं, तो मेरे दिमाग में वही चलता है, दूसरा कुछ चलता ही नहीं है। चाहे मैं बैठा हूं, चाहे मैं खड़ा हूं, चाहे मैं सो रहा हूं, चाहे मैं जग रहा हूं, एक सेट रहता है तो बस वही चीज चलती है। इसी वजह से उसमें टाइम बहुत आगे पीछे भी नहीं होगा। यदि मैंने कह दिया है इस डेट को सिलेबस खत्म होगा तो हो जाएगा, क्यों? क्योंकि 24 घंटे मेरे दिमाग में चल रहा होता है, तो उसकी प्लानिंग बैकअप चल ही रही होती है कि हाँ यार ये चल कैसे, करना कैसे है काम को। आपका आपका फरवरी में खत्म हो जाएगा, 20 के आसपास, 20 में 4-5 दिन जोड़ दो बस, कम ना करो, एक आध दिन कम कर सकते हो, 20 में 4-5 दिन जोड़ दो, 20 के आसपास, बहुत ज्यादा आगे नहीं जाएगा। 16 को, अच्छा तो हम लोग का टारगेट है कि 16 को करना है, भाई का बर्थडे है तो उसी दिन पार्टी होगी। ठीक है, पूरी क्लास में पार्टी होगी। ठीक है, दोनों काम एक साथ करेंगे।
तो देखो ऐसा कुछ नहीं है, मगर हाँ मैं जब चला था तो ये जरूर सोच के आया था कि फरवरी तक खत्म करना होगा। उसके हिसाब से ये हुआ कि यार हम ज्यादा घर नहीं जा सकते, क्योंकि ज्यादा घर जाएंगे तो भी खत्म नहीं होगा। तो फिर मैंने डिसाइड किया महीने में सिर्फ 4 दिन घर जाएंगे। तो महीने में 4 दिन जाता हूँ, पिछले टाइम 4 दिन किया था। अब इस महीने क्या है, 25 को आपका पेपर है, 26 को 26 जनवरी है, तो 2 दिन तो वैसे ही छुट्टी रहेगी, 2 दिन मैं ले लूंगा, तो 25, 26, 27, 28 घर चला जाऊंगा। टेस्ट है तुम लोगों का, बता रहे थे मेरे। अच्छा हाँ, तो फिर मैं चला जाऊंगा 25, 26, 27, ठीक है 28, 29 को सुबह सुबह आऊंगा, फिर अब सिलेबस खत्म करके जाऊंगा। मतलब पूरे 3 महीने में 4-4 दिन के 8 दिन गायब हूं बस। क्यों? क्योंकि काम डिसाइड हुआ, फिर उसका प्लान बनता है। काम नहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट होता, प्रोसेस इंपॉर्टेंट होता है। यदि आप प्रोसेस को सही कर ले जाओगे तो अपने आप काम हो ही जाएगा, मतलब सक्सेस मिल ही जाएगी, जाएगा। तो इंपॉर्टेंट ये नहीं है, इंपॉर्टेंट ये है कि वो प्रोसेस आप कितना ईमानदारी से निभाते हो। यदि आप उस प्रोसेस को ईमानदारी से निभाते हो तो अपने आप नंबर आ ही जाएंगे भाई। ईमानदारी से आप पढ़ते हो, ईमानदारी से आपने असाइनमेंट कर लिया, ईमानदारी से आपने रिवीजन कर लिया, तो अपने आप नंबर आएंगे, जाएंगे कहां। तो हर चीज का प्रोसेस और प्लानिंग इंपॉर्टेंट होती है। आउटपुट हमेशा आता है, आउटपुट हमेशा आता है। तो हमेशा प्रोसेस और प्लानिंग पे फोकस रखो कि ये गड़बड़ ना होने पाए, अपने आप टाइम पे होगा। अब जैसे मुझे पता है कि हाँ यार फरवरी में खत्म करना है, तो हम प्रोसेस पे लगे हैं कि प्रोसेस क्या है कि हमें छुट्टी नहीं मारनी है। प्रोसेस क्या है, हमें किसी तरह संडे भी यूज करना है। प्रोसेस क्या है कि जितना टाइम मिले उसमें ज्यादा से ज्यादा पढ़ाई की बात करनी है। तो मैं इसी तरह से डटा हूं, मैं छुट्टी नहीं मार रहा, चाहे बीमार हूं। ये हुआ कि चलो बीमार हो, तबियत, दवाई खाओ, खा के दवाई लेटोगे तो खा के दवाई खड़े हो जाओ, इतना ही तो डिफरेंस है भाई। मैं दवाई खाता, बेड पे लेट के रील देख रहा होता, अब दवाई खा के बस खड़ा हो गया, इतना ही तो डिफरेंस है। फोन पे बात कर रहा होता तो जितनी ताकत फोन पे बात करने पे लगनी उतनी ताकत तुमसे बात करने पे लगनी है। तो मैंने कहा भाई दवाई खा के खड़े हो जाओ, छुट्टी मत मारो। तो प्रोसेस जितना अच्छा, आउटपुट अपने आप आ जाएगा, क्योंकि प्रोसेस से ही आउटपुट बनता है। तो आप लगातार पढ़ते रहोगे, सब टेस्ट दोगे, सब डीपीपी सॉल्व करोगे, अपने आप सिलेक्शन हो जाएगा, अपने आप पूरे में पूरे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। जो 20 क्वेश्चन आने हैं वो पूरे के पूरे सॉल्व होंगे। हमारा टारगेट हर बैच में यही है कि 20 आने, 20 के 20 बच्चे से हो के आए। इसमें एक काम हमारा हाथ का है, मतलब एक मेरी मेहनत है, एक बच्चे की मेहनत है, दोनों की मेहनत मिलके 20 में 20 होते हैं। हमारी मेहनत ये है कि ऐसा पढ़ाओ कि बच्चे से क्वेश्चन सॉल्व हो। दूसरा वो पढ़ाओ जिसका पेपर में आना भी हो। पता चला तुम पढ़ाते कुछ हो, पेपर में कुछ आता है, तो भी तो दिक्कत है। तो ये तो टीचर की फॉल्ट है, ये बच्चे की फॉल्ट थोड़ी ना है, ये टीचर की फॉल्ट है कि जो पढ़ा रहे आ कुछ रहा है, पढ़ा कुछ रहा है, ये टीचर की फॉल्ट है। टीचर की ये फॉल्ट है कि हाँ भाई हम अपनी चीजों को आप तक नहीं पहुंचा पा रहे हैं, समझा नहीं पा रहे हैं। जैसे बच्चे कितना नहीं सर समझ ही नहीं आ रहा है सर क्या पढ़ाते हैं, तो ये भी टीचर की फॉल्ट है, यहाँ भी बच्चे की फॉल्ट नहीं है। ठीक है, अब उसके बाद बच्चे की फॉल्ट आती है कि भैया पढ़ा दिया गया, तुम्हें समझ में भी सब आया, मगर तुम परफॉर्म नहीं कर पा रहे हो। क्यों? क्योंकि तुम क्वेश्चन नहीं कर रहे हो, रिवीजन नहीं कर रहे हो, ठीक है, उतनी ज्यादा चीजों को प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो, तो यहाँ उनकी फॉल्ट आती है। तो दोनों मिलकर रिजल्ट आते हैं कि हाँ दोनों मिल गए, हम भी अपनी तरफ से बेस्ट कर रहे हैं, बच्चा भी अपनी तरफ से बेस्ट कर रहा है, तो रिजल्ट आ रहा है 20 में से 20, 20 में 19, 20 में 18 क्वेश्चन वो पेपर में सॉल्व करके आ रहा है। और दोनों में किसी तरफ से भी फॉल्ट है तो नंबर ऊपर नीचे होते हैं। ऐसा नहीं होता है कि गलतियां बच्चे करते हैं, टीचर भी करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि कुछ जिम्मेदारियां हम लोगों की हैं, हम अच्छे से नहीं निभाएंगे तो भी बेचारा बच्चा नंबर नहीं ला पाएगा, क्योंकि बेस्ड तो हम ही लोगों पे है, बेस्ड तो हम ही टीचरों पे है। तो दोनों का अपना एक मिलजुल के काम है ये। तो चलो मिलजुल के काम दोनों लोग पूरी तरह से अपना अपना बेस्ट देते हैं और सिलेक्शन को फोड़ते हैं। जब करना ही है तो अच्छे से करो, नहीं तो करो ही नहीं, है ना। तो हमेशा एक ही बात ध्यान न करो, यदि कोई काम हाथ में लो तो अच्छे से करो, नहीं तो मत करो। किसी ने नहीं कहा है डॉक्टर बनना चाहिए, इंजीनियर बनना चाहिए, ये सब फर्जी लोगों की बात है। सबके पीछे देखो, डायरेक्ट बोलो बुरा लगता है। यदि मान लो तुम्हारे पापा तुम्हें जब तुम्हारी एज 5 साल थी बोल देते देखो पैसे कमाने हैं तुम्हें, यदि तुम पैसे नहीं कमाओगे तुम्हें घर से निकाल देंगे, इसलिए पढ़ो जाके, तो तुम कहते अरे यार बहुत यार बदमाश है यार, 5 साल अभी हमें आए नहीं हुए और पैसे कमाने के लिए प्रेशर दे रहे। अब मगर उस बात को कहा कैसे गया, उस बात को ऐसे कहा गया हम लोगों से, ऐसा नहीं जो तुम्हारे साथ हुआ वही हमारे साथ हुआ है ना। हम लोगों से ऐसे समझाएगा
पढ़ना बहुत जरूरी चीज है। पढ़ाई से संस्कार मिलते हैं। तो मोहल्ले वाले और रिश्तेदार क्या दे रहे हैं, वो भी तो संस्कार ही दे रहे हैं। पढ़ाई से संस्कार मिलते हैं, पढ़ना बहुत जरूरी चीज है। तो घुमा के बोली गई है, अभी भी तुमको घुमा के बोला जाता है कि तुम्हें डॉक्टर बनना है, मगर उसके पीछे यही है कि तुम डॉक्टर इसलिए बनना है कि तुम्हें पैसे कमा के हमें देने हैं, नहीं बम मारे जाओगे। तो चीजें डायरेक्ट बोलना खराब लगता है, तो घुमा के बोली जाती है। तो ले दे के बोली एक ही चीज गई है, ठीक है। और नहीं तो अभी आज अभी में मत ऐसे ही पढ़ते रहो, सेलेक्ट ना हो, 25 साल के हो जाओ, लात मार के भगाए जाओगे सबके सब घर से। ऐसा नहीं कि तुम भगाए जाओगे, हम नहीं करेंगे तो हम भी भगाए जाएंगे। गार्जियन तो सबके सेम ही है, कोई अलग अलग थोड़ी ना है। बस डिफरेंस होगा कि कोई 22 साल में भगाया जाएगा, कोई 23 साल में, बस एक लिमिट होती ना। किसी ने थोड़ा ज्यादा सह लिया तो कहा चलो 24 साल तक चांस दे देते हैं, किसी ने और सह लिया 25 साल तक, मगर भगाएंगे सब के सब। और उसमें उनकी गलती नहीं है, कोई गलती नहीं है, सबका अपना अपना रोल है। उन्होंने 24 साल तुम्हें चांस दिया, 24 साल तुम्हारे ऊपर इन्वेस्ट किया, तुम परफॉर्म ही नहीं कर पा रहे हो तो वो क्या करें। उनको भी तो अपनी जिंदगी और बाकी सब चीजें चलानी है, तो वो तो कहेंगे ही कहेंगे। तो ले दे के हमको एक ही काम करना है, तो इसलिए पूरी ताकत से जुटो और निकालो। डेली डेली मेहनत करने का काम इंसान का नहीं है, जानवर का है। कि नहीं, गधा या जानवर, जानवर सब एक ही जैसे होते कि यार क्या है, सुबह हमें ढूंढना है पूरे इलाके में कहाँ घास है खानी है, और फिर शाम को अपना आके बैठ जाना है। मगर जो इंसान होता है उसको दिमाग दिया गया है कि डेली जाके घास मत ढूंढो, 4 साल ढूंढो, उसके बाद फिर खाओ बैठ के। अब जितने भी बड़े लोग हैं यही करते हैं। तुमको लगता है वो काम करते हैं, नहीं। जब एक बार चीजें बन गई तो करने वाले बहुत सारे लोग हैं, उसके नीचे 4000 एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, वो करेंगे, हम क्यों करेंगे। और यदि वो करता भी है तो मेरे हिसाब से बेकार है। हमने फिर इतनी ऊंचाइयां या इतने पैसे क्यों कमाए हैं कि फिर हम भी करते रहे। ये 4000 लोग रखे किस लिए है। अब क्या एपी सर क्लास लेते हैं, क्या पुलकित सर क्लास लेते हैं, क्या वंशी सर क्लास लेते हैं, नहीं, क्लास हम लोग लेते हैं। और उनको करना भी नहीं चाहिए भाई, वो फाउंडर है, उन्होंने पैसे कमा रखे हैं तो इसलिए तो रखे हैं कि हम लोग करें। अब वो पढ़ाएंगे भी, ऐसे कैसे चलेगा, तो वो गलत बात थोड़ी ना है। हाँ, तो बस ऐसे ही काम किए जाते हैं, तो उसमें गलत नहीं है, मैं भी यही करूंगा यदि मैं होता तो। अरे नहीं यार, इतनी जल्दी नहीं यार। अच्छा ये लोग मरवाएंगे हमें। तो अब इधर आ जाते, वापस सब्जेक्ट पे आते हैं। ये नहीं तो अभी ना आज ही निकलवाएंगे हमें यहाँ से, दूसरा दिन भी नहीं आएगा, और फिर कहेंगे कि सर आप हर साल ये कर देते हो। अच्छा देखिए, मेथड टू फाइंड डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन, मजाक खत्म करके टॉपिक पे आते हैं। तो देखो डायरेक्शन के हम लोगों ने 3 रूल बताए, डेल्टा जी, क्वेश्चन रेशियो और ली चटेरियल प्रिंसिपल। तो उसमें से क्वेश्चन रेशियो मैंने थोड़ा पढ़ा दिया था, तो क्वेश्चन रेशियो पे चलते हैं। मैंने आपको पढ़ाया था उसी जगह से उठा रहा हूं, मैंने आपको पढ़ा दिया था कि क्वेश्चन रेशियो कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट होता है एट एनी स्टेट, एट एनी स्टेज ऑफ रिएक्शन या प्रोसेस, है ना। फिर मैंने आपको बताया, जो कल नहीं आए थे वो नहीं समझ पाएंगे क्योंकि बीच बीच के पॉइंट लिख रहा हूं। फिर मैंने बताया एट इक्विलिब्रियम, मैंने आपको बोला कि इक्विलिब्रियम स्टेट के, इक्विलिब्रियम स्टेट के केसी को इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कहते हैं, है कि नहीं। ये मैंने कल बताया कि इक्विलिब्रियम स्टेट के केसी का ही नाम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है। फिर मैंने आपको ये इक्वेशन बताई, डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा जी नॉट आर टी एल एन क्यू सी। फिर मैं इस इक्वेशन को इक्विलिब्रियम पे ले गया, एट इक्विलिब्रियम एक इक्वेशन ये बताई, डेल्टा जी स्टैंडर्ड इक्वल टू माइनस आर टी एल एन इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम पे पहुंच गई तो इक्विलिब्रियम के क्यूसी को इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कहते हैं, तो क्यूसी की जगह इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आया। फिर इस पर मैंने तीन केस कराए आपको,
कि यदि डेल्टा जी स्टैंडर्ड की वैल्यू 0 हो तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू क्या होगी। ये सब मैंने कल समझाया है कि कैसे हुआ है। यदि डेल्टा जी स्टैंडर्ड की वैल्यू निगेटिव हो तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर देन 1, है ना। यदि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू पॉजिटिव हो तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू क्या होगी। ये यहां तक मैंने पढ़ा दिया था। अब इसके आगे पढ़ाते हैं। यहां तक हम लोगों ने बातें कर ली थी, यदि आप सभी बच्चों को याद हो तो, है ना। अब देखो इसके आगे की बात करते हैं। ये जो डेल्टा जी की वैल्यू आई है इसको उठाकर हम इस इक्वेशन पे डालते हैं। तो देखो अब हम कल की क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं। वैल्यू ऑफ डेल्टा जी स्टैंडर्ड, वैल्यू ऑफ डेल्टा जी स्टैंडर्ड पुट इन इक्वेशन 1। इसको मैंने इक्वेशन 1 मान लिया। तो डेल्टा जी स्टैंडर्ड की वैल्यू डाल दी। तो देखो कितनी वैल्यू है, माइनस आर टी एल एन इक्विलिब्रियम आर टी एल एन क्यू सी। ठीक है, अब थोड़ी सी मैथ्स लगा लो। आर टी कॉमन ले लिया, तो जब आपने आर टी कॉमन ले लिया तो ये इक्वेशन ऐसे हो गई। डायरेक्ट लिख लूं, कोई बुरा तो नहीं मानेगा। देखो आर टी कॉमन ले लिया तो माइनस एल एन प्लस एल एन क्यू सी, तो लॉग एम माइनस लॉग एन, तो लॉग एम अपॉन एन। तो ये प्लस वाला है और ये माइनस वाला है, तो ये प्लस अपॉन माइनस, दो लाइनें एक साथ कर दी हैं। दिक्कत तो नहीं समझने में, कैसे किया समझ में आया, कैसे किया समझ पा रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा अब यहां से देखो खेल फिर से चालू होता है, गौर समझिएगा। अब देखो डायरेक्शन को हम लोग पता लगाएंगे कि डायरेक्शन कैसे आ रही है। देखिए अब केस नंबर 1, यदि डेल्टा जी इक्वल टू 0 है तो सबसे पहली बात वो कहां है, एट इक्विलिब्रियम। क्यों, इक्विलिब्रियम की डिफिनीशन यही है कि जहां पर डेल्टा जी 0 होता है उसी को हम इक्विलिब्रियम कहते हैं। जहां पर डेल्टा जी 0 होता है उसी को इक्विलिब्रियम कहते हैं। तो यदि डेल्टा जी 0 डालोगे तो क्वेश्चन रेशियो और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में क्या रिलेशन आएगा, ये 0 डालोगे तो लॉग एक्स इक्वल टू 0। कल 3 मैथ्स के रूल लिखाए थे, लॉग एक्स इक्वल टू 0 तो एक्स इक्वल टू 1, लॉग एक्स इक्वल टू पॉजिटिव वैल्यू तो एक्स इक्वल टू ग्रेटर देन 1, लॉग एक्स इक्वल टू निगेटिव वैल्यू तो एक्स इक्वल टू लेस देन 1। ध्यान है सबको, वही फिर से चिपका रहा हूं। मैंने कहा था ना वो 3-4 चैप्टरों में फ्रिक्वेंटली लगेंगे, जगह जगह पे मैं बार बार यूज करूंगा। तो देखो ये 0 डाला तो लॉग एक्स इक्वल टू 0, तो लॉग एक्स इक्वल टू 0 तो एक्स इक्वल टू 1, तो एक्स की जगह क्या पड़ा है ये, तो एक्स की जगह ये पड़ा है। तो यदि इसकी वैल्यू 1 है इसका मतलब ये दोनों आपस में बराबर है। तो इक्विलिब्रियम पर क्वोशिएंट रेशियो और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आपस में बराबर होते हैं। यदि क्वोशिएंट रेशियो और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू बराबर निकल आए तो इसका मतलब रिएक्शन कहां पे है, इक्विलिब्रियम पे। मतलब रिएक्शन ना तो फॉरवर्ड जा रही है ना बैकवर्ड जा रही है, उसकी इक्वल टेंडेंसी है दोनों तरफ मूव होने की, है ना। रिकॉर्डिंग में नहीं आएगा, आप लोगों ने मुझे याद दिला दिया, एक दिन बताया था आप लोगों ने। यहां खड़े रहेंगे तो आता है, उधर से चेहरा नहीं आता है, हाँ सिर्फ आवाज आएंगे। हाँ तो आवाजों से काम चलेगा नहीं ना। तो देखो तो इक्विलिब्रियम यदि इसकी वैल्यू 1 हुई तो ये बराबर, इसका मतलब यदि किसी क्वेश्चन में इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और क्यूसी की वैल्यू 1 आ जाए तो इसका मतलब ये हुआ कि वो इक्विलिब्रियम पे है। यदि क्वोशिएंट रेशियो और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू क्या आ जाए 1, इसका मतलब वो इक्विलिब्रियम पे है ना, या बराबर आ जाए तो हम कहेंगे नहीं यार रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे है। अब केस नंबर 2 निकालो, अगले पेज पे ले चलता हूं। देखो केस नंबर 2, केस नंबर 2 हम लोगों ने क्या किया, डेल्टा जी इक्वल टू निगेटिव। यदि डेल्टा जी की वैल्यू निगेटिव है तो थर्मोडायनेमिक्स में क्या बताता है कि प्रोसेस फॉरवर्ड है, मतलब स्पॉन्टेनियस है। तो इसका मतलब रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है, स्पॉन्टेनियस का मतलब फॉरवर्ड डायरेक्शन।
इसका मतलब रिएक्शन की डायरेक्शन मिल गई, किधर जा रही है, फॉरवर्ड डायरेक्शन जा रही है। तो जब रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन जा रही है तो जरा देखो, गौर से देखिएगा, इक्वेशन में वैल्यू डालो, डेल्टा जी इक्वल टू निगेटिव, तो लॉग एक्स इक्वल टू निगेटिव, तो एक्स इक्वल टू लेस देन 1, तो मैंने लिखा एक्स इक्वल टू लेस देन 1, एक्स की जगह ये है, इसका मतलब ये आ गया, सही है, इसका मतलब ये आ गया। इसका मतलब यदि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बड़ा है तो रिएक्शन फॉरवर्ड है, यदि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बराबर है तो रिएक्शन इक्विलिब्रियम में है कि नहीं। तो अब देखो डायरेक्शन बता रहा है, हाँ हाँ बिल्कुल सही बात है, जब वैल्यू देगा, डाटा देगा, उससे निकालेंगे हम लोग, है ना। तो जरा देखो, यदि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू ज्यादा है तो इसका मतलब रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में है कि नहीं। इक्विलिब्रियम, बातें नहीं करो बेटा, है ना, तुम लोग अपना कॉन्सेप्ट भूल गए, जो तुमने लाखों करोड़ों रुपए दिए वो हमारे भाषण के सुनने के लिए, ये तो निकम्मे है, इनके भाषण तुम पार्क में फ्री में भी सुन सकते हो, पैसे थोड़ी लगने हैं, है कि नहीं। इनके भाषण सुनने के तौर तुम पैसे ले लोगे कि यार तुम पहले 10 रुपए दो तब तुम्हारी बात सुनूंगा, तुमने जो इतने पैसे भरे हैं वो हम लोगों के भाषण सुनने के भरे हैं, तो कम से कम पैसे का यूज तो कर लो। हम ये नहीं कह रहे कि सुनो, मगर अपने पैसे जो दिए उसका यूज तो कर लो, है नहीं तो लास्ट इंस्टॉलमेंट यदि बची हो तो ना दो, आराम से पार्क में बैठो, कम से कम कुछ तो पैसे बचाओ, सिलेक्शन थोड़ी जरूरी है। हाँ, सिलेक्शन क्या जरूरत है, सब डॉक्टर ही बन गए तो बाकी भी दुनिया चलानी है, रिक्शा चलाना है, मरीज बनना है, कंपाउंडर बनना है, इतने सारे लोग वहां लगते हैं, उन वो भी तो हम ही में से कोई बनेगा, हम बनेंगे, आप बनोगे, ऐसा थोड़ी कि हम नहीं बनेंगे, हम नहीं पढ़ेंगे लिखेंगे तो हम भी बनेंगे, उसमें खराब काम थोड़ी ना है, काम है वो। तो देखो, यदि डेल्टा जी की वैल्यू निगेटिव है तो प्रोसेस क्या है, स्पॉन्टेनियस, स्पॉन्टेनियस का मतलब फॉरवर्ड डायरेक्शन जा रहा है, यदि फॉरवर्ड डायरेक्शन जा रहा है तो कंडीशन क्या है, ये मतलब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू केसी से बड़ी आ रही है तो फॉरवर्ड, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू केसी के बराबर आ रही है तो इक्विलिब्रियम में है। तो देखो वो डायरेक्शन बराबर, हाँ सॉरी क्यूसी क्यूसी, वही बातों में कंफ्यूज हो गया। तो जरा देखो क्यूसी की वैल्यू ठीक है छोटी है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू बड़ी है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू बड़ी है फॉरवर्ड, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू बराबर है इक्विलिब्रियम, किसी एक के टर्म में याद रखो, किसके बराबर है जानते हैं, दो ही टर्म है, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू बराबर है इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू बड़ी है फॉरवर्ड। अब लास्ट एंड फाइनल केस, केस नंबर 3, देखो बातें करना कोई बुरी बात थोड़ी ना है, मैंने आपको एक ही चीज सिखाई है, जो मैंने सीखा है वही सिखाता हूं कि कब क्या करना है, ये आपको ध्यान देना है, सारी बातें अच्छी हैं, जो भी दुनिया में चल रहा है सब अच्छा है, वही हमको भी करना है, तुम्हें भी करना है, ऐसा नहीं कि वो करना नहीं है, सबको करना है, मगर पता होना चाहिए कब क्या करना है, बस खेल इसी चीज का है। अब देखो डेल्टा जी इक्वल टू पॉजिटिव, तो डेल्टा जी इक्वल टू पॉजिटिव का मतलब प्रोसेस नॉन स्पॉन्टेनियस है, तो लेफ्ट टू राइट नॉन स्पॉन्टेनियस है, तो डेल्टा जी तो स्टेट फंक्शन है, हम रिएक्टेंट से प्रोडक्ट जा रहे हैं, ये नॉन स्पॉन्टेनियस है क्योंकि डेल्टा जी पॉजिटिव है, तो उल्टा प्रोसेस प्रोडक्ट से रिएक्टेंट, डेल्टा जी निगेटिव हो गया, तो बैकवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन हो रही है, क्यों, क्योंकि बैकवर्ड डायरेक्शन का निगेटिव है, तो यदि डेल्टा जी की वैल्यू पॉजिटिव है तो इसका मतलब रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्टेड है ना, अपोजिट डायरेक्शन में हो रही है। अब जब डेल्टा जी की वैल्यू पॉजिटिव यहां डालोगे तो क्या होगा, log x इक्वल टू पॉजिटिव वैल्यू, तो x इक्वल टू ग्रेटर देन 1, है ना, तो x इक्वल टू ग्रेटर देन 1, तो भाई x की जगह ये था, ग्रेटर देन 1 हो गया, तो इसका मतलब QC बड़ा है, K इक्विलिब्रियम छोटा है, तो 3 पॉइंट आए। आपको डेल्टा जी नहीं दिया जाएगा, आपको ये दिया जाएगा, अभी क्वेश्चन भी कराऊंगा न्यूमेरिकल क्वेश्चन इस थ्योरी पे, तो आपको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और क्वोशिएंट रेशियो की वैल्यू दी जाएगी, तो कंपेयर आपको करना है, तो अब किसी एक के रिस्पेक्ट में आप थोड़ा सा दिमाग में सेट कर लो, नहीं तो बार बार इतना करना पड़ेगा, हमें टाइम भी बचाना होता है, तो हमने सेट किया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बराबर है
इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बड़ा है फॉरवर्ड, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट छोटा है बैकवर्ड। बस एक के रिस्पेक्ट में एक्सेप्ट कर लो, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बराबर है, ठीक है, इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बड़ा है फॉरवर्ड, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट छोटा है बैकवर्ड। अब बच्चों ने कहा सर क्वेश्चन कैसा आएगा, तो मैंने कहा यार आप बिल्कुल सही बात बोल रहे हो, तो जरा एक एक करके हम लोग क्वेश्चन भी निपटाते हैं। देखो एक रिएक्शन लिखी है, मैं रिएक्शन लिख देता हूं, ओवरलैप है। देखो कोई भी बच्चा जो है ना, मेरी बातों का बुरा मत माने, मैं जिंदगी की बात करता हूं जो जिंदगी में रियलिटी में चलता है, हाइपोथेटिकल बात नहीं करता मैं, क्योंकि हाइपोथेटिकल कुछ होगा नहीं, आगे जाके आप रोगे कि यार सर जो बताते थे वो तो कुछ होता ही नहीं है, वो तो सब किताबी बातें हैं। तो मैं रियलिटी पे जीता हूं, रियलिटी ही बताता हूं कि होने क्या वाला है तुम्हारे साथ। देखो ये इक्वेशन है, अब वो कह रहा है द रिएक्शन क्वेश्चन फॉर द रिएक्शन इज गिवन, द रिएक्शन विल प्रोसीड राइट साइड, राइट साइड मतलब फॉरवर्ड डायरेक्शन। तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में कब होती है, जब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बड़ा हो, तो इसका मतलब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बड़ा होगा क्यूसी से, तो ऐसा कोई है, डी आंसर हो गया। और ये पेपर में आया है, ऐसे ही क्वेश्चन मिलेंगे अलग अलग टाइप के, कभी डाटा से आएंगे कभी किसी से। तो वो कह रहा है रिएक्शन राइट साइड में कब शिफ्ट होगी, मतलब फॉरवर्ड, तो हमें पता है क्या, बराबर है, इक्विलिब्रियम बड़ा है, फॉरवर्ड छोटा है, बैकवर्ड। मान लो कोई भूल जाए तो भाई ये वाली इक्वेशन तो याद रखना, फिर कोई चीज तो याद रखनी पड़ेगी, नहीं तो निकालेंगे कैसे, ये याद रख लो। मान लो आपको कुछ नहीं याद रखना है तो ये याद रख लो, वैल्यू डाल के देख लेना, बस ये याद रख लो, तो तीनों चीज तब भी याद हो गई। तुमने कहा भाई राइट साइड शिफ्ट होगी, यदि राइट साइड जा रही तो ये क्या हो गया, निगेटिव। अब ये निगेटिव है तो log x की वैल्यू निगेटिव, तो x इक्वल टू लेस देन 1, उससे निकल आएगा रिलेशन, है कि नहीं। तो कोई एक चीज तो ध्यान रखनी पड़ेगी। अच्छा बच्चों ने कहा नहीं सर और क्वेश्चन बताइए, मैंने कहा और क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए हाँ बेटे, अब देखो यहां पे कुछ नहीं है, द रिएक्शन मिक्सचर कंटेनिंग हाइड्रोजन नाइट्रोजन एंड अमोनिया हैज पार्शियल प्रेशर 2, 1, 3 atmosphere respectively at 725 Kelvin. If the value of Kp for the reaction is, Kp की वैल्यू भाई ने दे रखी है, वैल्यू ऑफ Kp दे रखी है ये, अब वो पूछ रहा है विच डायरेक्शन द रिएक्शन प्रोसीड। अब यार डायरेक्शन बताने का काम हमारा क्यूसी और इक्विलिब्रियम का है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू मिल गई, अब क्यूसी भी चाहिए, तो क्यूसी कहां निकाला जाता है, कहीं पर भी, क्यूसी को इक्विलिब्रियम पे तो निकाला नहीं जाता, मैंने कल पढ़ाया है कि 0 से लेके 100% के बीच में चाहे जहां निकाल दो। तो यार ऊपर वैल्यू दी है, उसने कहा है द रिएक्शन मिक्सचर कंटेन, तो रिएक्शन मिक्सचर में क्या क्या है, नाइट्रोजन भी है, हाइड्रोजन भी है, अमोनिया भी है। तो क्यूसी क्या होता है, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो मैंने, हाँ बेटा, हाँ आप लोग कह रहे हो तो ठीक ही कह रहे होगे, मगर मैं भी सॉल्व कर लूं थोड़ा। तो अमोनिया है 3, बताते देखते जाना एक बार सही कर रहा हूं कि नहीं। नाइट्रोजन है 2, 1, और हाइड्रोजन है 2, तो ये आया 9 डिवाइडेड बाई 8, मतलब क्यूसी लेस देन 1 है। अच्छा पार्शियल प्रेशर है, हाँ यार गलत लिखा है, वो बात अलग है, आंसर आ जाएगा, मगर प्रेजेंटेशन गलत है। तो आप सब लोगों ने सही बताया है, मैंने जो लिखा है उससे आंसर तो आ जाता, मगर कॉन्सेप्ट गलत लगाया है ना। तो अब इसकी वैल्यू कितनी है, 3, इसकी वैल्यू है 1, इसकी वैल्यू है 2, एक बार देख लेना सारी वैल्यू सही डाली मैंने। क्यूसी ये आया, अब देखो क्यूसी जो है ये हमारा 1 से बड़ा है और ये 1 से छोटा है, 10 की पावर -5 है, इसका मतलब क्यूसी बड़ा है, और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट छोटा है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बराबर है, इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बड़ा है फॉरवर्ड, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट छोटा है बैकवर्ड, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट छोटा है तो बैकवर्ड। सही बताया था किसी बच्चे ने, हाँ वेरी गुड, समझ गए सब लोग कैसे करना है। अच्छा
अब और आगे चलते हैं, आपको और क्वेश्चन कराता हूं, ध्यान दीजिए। आप लोग ये सारे क्वेश्चन मिक्सअप देखते हो बुकों में, मगर कौन सी हेडिंग का कौन सा क्वेश्चन है वो मैं आपको अब बताता हूं। देखिए, ये क्वेश्चन जिसने भी 50 से 100 क्वेश्चन केमिकल इक्विलिब्रियम के लगाए हैं, ये क्वेश्चन हर बुक में उसने देखा है, ठीक है। अब मैं इसको कराता हूं, हर बुक में ये गलत लगा है, गौर सुनिए। 1 मोल ईच NO2 NO SO3 and SO2 present in closed container और पेपर में भी ये ऐसा क्वेश्चन, इस कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन 2-3 बार आ चुका है, जेई में 4-5 बार आ चुका है, नीट में 2 बार आ चुका है, गलत लिखा है। बस रिएक्शन चेंज होती है, कभी किसी फॉर्म में कभी किसी फॉर्म में, कॉन्सेप्ट यही है। इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हमने दे दिया आपको, ठीक है। ये देखिए Kc इक्वल टू 16। अब मैंने पूछा व्हाट इज कंसंट्रेशन ऑफ, व्हाट इज द मोल ऑफ, व्हाट इज मोल ऑफ NO इन इक्विलिब्रियम। ऑप्शन लिख लिए कुछ, 1.25 मोल, 0.75 मोल, 0.67 मोल, 0.33 मोल, नन ऑफ दीज। अब जरा देखो, आपको एक खास बात बताता हूं इस क्वेश्चन की, या जितने भी ऐसे क्वेश्चन है बुकों में क्या गलतियां हैं, और हर बुक में लगा है, ऐसा नहीं कि किसी एक बुक में, सब में है। देखो बच्चों, इस क्वेश्चन में यदि आप देखो तो शुरुआत में ही रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों ले लिया गया है। ये हमारा कंटेनर है, ठीक है ना, ये पानी ये देना बेटा, ये हमारा कंटेनर है। अब इसमें मैंने NO भी डाल दिया, NO2 भी डाल दिया, SO2 भी डाल दिया, SO3 भी डाल दिया, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों पड़े हैं, ठीक। अब तुम बताओ रिएक्शन जाएगी किधर, हमें क्या पता, दोनों तरफ जा सकती है कि नहीं। तो पहले तो हमें यह देखना चाहिए कि रिएक्शन की डायरेक्शन क्या है। आप कैसे जानोगे कि रिएक्शन किधर जा रही है, तो क्वेश्चन में क्या है, उन्होंने डायरेक्शन नहीं निकाली है, सीधा क्वेश्चन कर दिया है। क्या बुकों में देखो, ये क्वेश्चन ऐसे लगा है, ये क्वेश्चन ऐसे लगा है, ये क्वेश्चन ऐसे लगा है, 1 1 1 1 T इक्वल टू 0। मैंने न्यूमेरिकल क्वेश्चन के लिए एक ही बात बताई है, रिएक्शन बैलेंस करो, T इक्वल टू 0 लिखो, T इक्वल टू इक्विलिब्रियम। अब T इक्विलिब्रियम लिखोगे कैसे, फॉरवर्ड जाएगी तो भाई तुम ये कहोगे, है, मगर यदि रिएक्शन बैकवर्ड जा रही है तो तुमको ऐसे लिखना होगा, है कि नहीं। और जाने की टेंडेंसी दोनों तरफ है, क्योंकि तुमने रिएक्टेंट प्रोडक्ट दोनों डाल रखे हैं ना। मान लो सिर्फ रिएक्टेंट ही पड़ा है तो झक मार के फॉरवर्ड ही जाएगी, जब प्रोडक्ट है ही नहीं तो बैकवर्ड जाएगी कैसे, है कि नहीं। सिर्फ प्रोडक्ट पड़ा है तो झक मार को उसको बैकवर्ड डायरेक्शन में जाना पड़ेगा। अब तो दोनों पड़ा है और पढ़ रहे हो इक्विलिब्रियम चैप्टर, इक्विलिब्रियम बना रखी है तो अब तो दोनों तरफ जा सकती है। तो हमें पहले डायरेक्शन निकालना चाहिए, नहीं तो ये करें कि ये करें। तो उन्होंने क्या किया है, बुकों में डायरेक्शन कुछ नहीं निकाली, बस यहां ऐसे चालू कर दिया, ऐसे क्वेश्चन को लगा दिया है। तो जरा देखो, सबसे पहले ऐसे क्वेश्चनों में डायरेक्शन निकालनी चाहिए, क्योंकि डायरेक्शन नहीं निकालोगे तो पता कैसे चलेगा किधर माइनस करें किधर प्लस करें, ठीक है। करने का तरीका ये है। तो डायरेक्शन हम निकालते हैं क्यूसी, क्यों, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दिया है, तो जैसे क्यूसी निकालोगे कंपेयर होके डायरेक्शन आ जाएगी। और वॉल्यूम की जरूरत नहीं है, दोनों तरफ मोल बराबर है, तो आपने लिखा कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो हमारा क्यूसी क्या है, छोटा है, इक्विलिब्रियम बड़ा है, इक्विलिब्रियम बड़ा है तो फॉरवर्ड। तो अब आप इसको माइनस करोगे, इसको प्लस करोगे। यदि मैं इसको 1/16 कर दूं तो अभी रिएक्शन इधर की ओर आ जाएगी,
क्योंकि उसकी 1 आएगी और ये 1/16 है, ये छोटा हो गया, तो रिएक्शन इधर से इधर चल रही है, तो ये माइनस ये प्लस होगा। तो क्वेश्चन को घुमाया भी जा सकता है, और बुकों में गलत लगा है तो बच्चा गलती भी कर सकता है, क्योंकि लगातार वो उसी क्वेश्चन को देख रहा है तो उसी हिसाब से सॉल्व कर देगा। ठीक है, कई जगह पे टीचर भी गड़बड़ कर देते हैं। मैंने बहुत सारे डेमो में एक क्वेश्चन पूछा है कि भाई तुम इसका सोल्यूशन बता दो, तो जरा देखो अब आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, अब तो वही क्वेश्चन है। आपको यदि x मिल जाए तो क्वेश्चन खत्म। मैंने कहा है रिएक्शन लिखो, t इक्वल टू 0 लिखो, t इक्वल टू इक्विलिब्रियम लिखो, लिख गया है। अब जैसे ही लिख गया वैसे ही हमें समझ में आ गया कि यदि x मिल जाए तो खेल खत्म। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दिया है, x निकालना है, तो हमने चिपका दिया। डायरेक्ट लिख दूं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, डायरेक्ट कर दिया। इसका ये इंटू ये स्क्वायर हो गया, डिवाइडेड बाय ये इंटू ये स्क्वायर हो गया। अब अंडर रूल ले लो, और ये पेपर में खूब क्वेश्चन आता है ऐसा। एक बार देखना सही कर रहा हूं, इसको उधर ले गया प्लस हो गया, इसको इधर लाया माइनस हो गया। बस थोड़ा कैलकुलेशन पे नजर बनाए रखना, बुढ़ापे का शरीर है तो कैलकुलेशन दिखती नहीं है, गड़बड़ कर देता हूं। हाँ बेटा, तो क्या आ गया, एक्स की वैल्यू आ गई, तो एक्स की वैल्यू डाल दो यार। अब जरा देखो, मान लो किसी बच्चे का क्वेश्चन ज्यादा करने का मन ना हो कि नहीं यार सर हम इतना नहीं करेंगे क्वेश्चन, तो इस जगह से तुम आंसर पकड़ लिया करो। रिएक्शन फॉरवर्ड गई तो इसका मतलब प्रोडक्ट वाला कंसंट्रेशन 1 से ज्यादा आएगा, क्योंकि रिएक्शन फॉरवर्ड जा रही है, तो 1 से कम वाले तो उड़ाई दो, या तो ये होगा या ये होगा, है ना। और यदि बैकवर्ड जाती तो बड़ा वाला उड़ा देते, क्योंकि 1 से कम होगा। तो जरूरी नहीं कि हो सकता ऑप्शन उसने सस्ते बना दिए हो तो हमारा क्वेश्चन बिना सॉल्व करे आ जाए, तो आप देखे रहना। अब किसकी वैल्यू पूछ रहा था मैं, एनओ, ये आ गई 1.6, ये आंसर आ गया। हाँ, मैं जब ऑप्शन लिख रहा था तो मुझे लग रहा था कि जो निकल के आएगा शायद इनमें से कोई ना हुआ तो एक नन डाल देता हूं, क्योंकि क्वेश्चन उसी समय बनना है। तो इस तरह का क्वेश्चन भी आपसे पूछा जाएगा। अब इसका एडवांस वर्जन, एक और क्वेश्चन देता हूं, इसका एडवांस वर्जन, मैं एडवांस वर्जन लाया था। हाँ, नहीं वो तो आप लोगों की वजह से है, खुद थोड़ी ना है, नहीं तो हम तो पढ़ा रहे हैं 20 साल से। 20 साल में 15 साल मुझे किसने जाना, बस उसी ने जाना जिस इंस्टीट्यूट में पढ़ाया, पूरी दुनिया ने तो नहीं जाना ना, है कि नहीं भाई। जिसका जो हक है वो तो उसको देना ही पड़ेगा भाई। मैंने मान लो शुरुआत मेरी हुई कैरियर पॉइंट से, फिर बंसल, मैंने शुरुआत के 6 साल जेई नीट पढ़ाया ही नहीं है। कैरियर पॉइंट में नीट नहीं था, बंसल में भी नीट नहीं होता है, तो पहले तो मैं जेई पढ़ाता था। फिर बंसल और जे, इसके बाद मैं आया नारायणा। नारायणा एक साउथ का बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट है, उसके यहाँ क्या हुआ कि मैं वहां भी जेई पढ़ा रहा था, तो क्या हुआ, नीट का सबसे जो सुपर टीचर था केमिस्ट्री का वो चला गया। ठीक है, अब ये बवाल हुआ कि यार उसकी क्लास में किसी को भेजो, तो ये हुआ कोई मिल नहीं रहा है। तो डायरेक्टर जो थे बहुत क्लोज थे मेरे, उन्होंने कहा यार बहुत रहता फैला, बच्चे बहुत ज्यादा हैं और बहुत परेशान है, और कोई टीचर उसको हैंडल नहीं कर पाएगा क्योंकि वो टीचर बहुत सुपर है। तो मैंने कहा भाई ठीक है, मगर हमें क्यों बता रहे हो, तो हमें फांस रहे थे। तो कहा यार सर एक काम करो, आप चले जाओ, आप कर सकते हो। मैंने कहा भैया मैंने कभी पढ़ाया नहीं है। तो उन्होंने कहा नहीं आप कर लोगे, आप थोड़ा सा देखो, क्योंकि आप हर तरह के बैच पढ़ा रहे हो और हर तरह के बैच में सेट हो, तो इसका मतलब आप सेट कर ले जाओगे। तो मैं डरा, क्योंकि नीट देखो, सब्जेक्ट आना एक अलग बात होती है, पढ़ाना एक अलग बात होती है। कि पता चला जितना सब्जेक्ट आता है सब उगल दिया, तो बेचारा बच्चा कैसे बर्दाश्त कर पाएगा। तो उसको देखना होता है कि हाँ ये जो हमारा एग्जाम है इस कैटेगरी का है, तो इस एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते तो ऐसे पढ़ाना है, इस एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते ऐसे पढ़ाना है, तो देखना पड़ता है। तो मैंने कहा एक काम करो, मेरी क्लास 3 दिन बाद लगाओ। अब कल आज नहीं जाऊंगा, कल नहीं जाऊंगा, क्यों, मैंने ना नीट का मुझे पता कितने क्वेश्चन आते हैं, ना मुझे पता पेपर कैसा आता है। मैंने कहा 3 दिन बाद जाऊंगा, और 3 दिन में मुझे क्या क्या चाहिए मैं लिख के दे रहा हूं, ये मुझे मेरी टेबल पे पहुंचवाओ केबिन में। मैंने पेपर लिख के दिया कि 5 साल के तो मुझे पेपर दो, वो भी कॉपी फॉर्म में दो अच्छे से, और मुझे
दो तीन अच्छी बुक दो कि हाँ नीट की तुम्हारे हिसाब से जो अच्छी बुक होती हो, जैसे ये पता चले कि क्वेश्चन किस तरह के डिफाइन किए जाते हैं। 3 दिन मैंने स्टडी की कि हाँ भाई नीट होता क्या है, कैसे पढ़ाते हैं, कितने क्वेश्चन आते हैं, किस चीज पे ज्यादा टारगेट रखना चाहिए, किस पे कम रखना चाहिए। फिर उसके बाद मैंने पढ़ाना शुरू किया 2016 में, ठीक है 2000 हाँ 15-16 में नीट पढ़ पाया। ड्रॉपर बैच था, ड्रॉपर में ही मैं गया। मैंने कहा मुझे पहले ड्रॉपर में जो 11th में, क्यों? क्योंकि ड्रॉपर का बच्चा कुछ जानता है तो मेरी फीलिंग को जल्दी पकड़ पाएगा। 11th वाला बच्चा बहुत इनोसेंट होता है, उसको बहुत छोटा छोटा बताना पड़ता है, हो सकता है मैं उतना छोटा बता ही ना पाऊं, ठीक है? क्योंकि जेई जो 11th का होता है वो पहले से मेंटली प्रिपेयर आता है, ऐसा नहीं कि वो तेज होता है, मगर उसको मेंटली प्रिपेयर होता है कि हाँ बहुत सारी चीजें फंसेंगी, क्योंकि उसकी मैथ्स में भी फंस रही होती है, फिजिक्स में भी फंस रही होती है, तो ये केमिस्ट्री में फंस रही होती है तो वो खुश रहता है कि नहीं चलो फंस रही है, दोनों जगह पे तीनों जगह पे एक ही जैसा बॉल है। जो नीट का होगा उसका उधर स्मूथ चल रहा होगा, उधर स्मूथ चल रहा होगा, और इधर फंसेगा तो क्या सारी चीजें रिलेटिव होती हैं कि नहीं ये गड़बड़ है। तो मैंने कहा मुझे पहले ड्रॉपर दो, मैं ड्रॉपर पढ़ाऊंगा पहले। मैंने कहा पहले मैं ड्रॉपर की क्लास में जाऊंगा, उससे मुझे आइडिया लगेगा कि हाँ। फिर मैंने ड्रॉपर की क्लास में गया, बच्चों से उस बातें आते की तो बच्चों को थोड़ा आइडिया में था, फिर पढ़ाना शुरू किया। अब जैसे आपके नीट का सिलेबस और जेई का सिलेबस डिफरेंस है, लेवल ऑफ क्वेश्चन का डिफरेंस है, टॉपिक भी कई है जो नीट में नहीं है जेई में है, मगर कहते पेपर टफ बोलो तो पेपर इक्वली टफ है, क्योंकि आपको परफॉर्म करना है 90%, उनको परफॉर्म करना है 50%। जेई एडवांस 50% करेक्ट पेपर सॉल्व है, रैंक अंडर 10 या तो पहली आ रही होगी या दूसरी या तीसरी या चौथी या पांचवी या 10वीं, यदि 50% करेक्ट पेपर सॉल्व है और आप 90% पेपर सॉल्व करके आओगे तब आपकी रैंक 2000-3000 के अंदर आएगी। इस समय तो 20,000 के अंदर भी नहीं आएगी 90% पे, क्योंकि 90% जो होगा आपका जाके 660 नंबर होगा, 10% 72 नंबर होता है। अब 720 में 72 कम कर दो तो 660 से 670 है, उसमें तो इस टाइम 40,000 रैंक चल रही होगी या 30,000 रैंक चल रही होगी, तो 90% पे भी नहीं है। तो यार किसी चीज की एक्यूरेसी 100% बनाना सबसे टफ काम होता है, चाहे वो जितना इजी काम हो, क्योंकि एरर हो जाएगी, ह्यूमन है ना, तो एरर हो जाएगी। जैसे उसी पेपर में 25 लाख में ही तो 7-8 लोगों के 720 आते हैं, सबके थोड़ी आ रहे हैं, सिर्फ 25 लाख में भी 4-5 लोगों के या 8 लोगों के, तो वो एरर है। तो फिर वहां से मैंने धीरे धीरे चालू किया, तो वहां से नीट स्टार्ट हो गया, तो चलो ठीक है नीट फिर सब चल रहा, तब से चल रहा है, तो नीट वाला हो गया 10-12 साल टोटल मिला के हुआ इतना। हाँ चलो इस क्वेश्चन को करते हैं, वो बताते हैं, ठीक है? तो जरा इस क्वेश्चन को गौर से समझिए। कैलकुलेट द केसी फॉर द रिएक्शन A plus B gives 2C if 1.00 mole of A, 1.4 mole of B and 0.5 mole of C are placed in 1 liter vessel allowed to react. The final, मैं लिख देता हूं, the final concentration of C is 0.75 m. अब पूछ रहा है कैलकुलेट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इसमें भी इसने रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट की वैल्यू एक साथ दे रखी है, चेक करो, मगर इसकी डायरेक्शन तुम निकाल नहीं सकते हो क्योंकि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट नहीं दिया है, कंपेयर किससे करोगे? तो उसने क्या है, डायरेक्शन निकालने के लिए आपको क्लू दिया है, इक्विलिब्रियम पर सी का कंसंट्रेशन दिया है, टू रीच इक्विलिब्रियम द कंसंट्रेशन ऑफ सी इज इतना, यदि सी का कंसंट्रेशन बढ़ रहा है तो फॉरवर्ड होगा, 0.5 था, कितना था, हाँ 0.5, अब 0.7 हो रहा है, बढ़ रहा है, इसका मतलब फॉरवर्ड है, और यदि घट रहा होता 0.5 से कम होता तो इसका मतलब बैकवर्ड चल रहा है। हाँ, आंसर नहीं पता मेरे को, है ना? तो उसने देखो डायरेक्शन निकालने का दूसरा तरीका दिया, जब भी कहीं पर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों दिए हैं तो बिना डायरेक्शन के क्वेश्चन नहीं होगा, और डायरेक्शन निकालने के लिए वो कोई क्लू छोड़ेगा। जैसे यहां इक्विलिब्रियम कांस्टेंट नहीं दिया भाई ने, तो किसी प्रोडक्ट की वैल्यू दे दी, किसी चीज की वैल्यू दे दी, जैसे आप डायरेक्शन को पकड़ पाओ। तो हम डायरेक्शन पकड़ गए, अब डायरेक्शन पकड़ गए तो अपना वही रूल है, इक्विलिब्रियम का क्वेश्चन लोग कहते हैं टफ होता है, आप 3 चीजें करोगे तो आपको क्वेश्चन इजी लगेगा। इक्वेशन बैलेंस कर लो, t इक्वल टू 0 लिख लो, t इक्वल टू इक्विलिब्रियम लिख लो, 60 से 70% क्वेश्चन सॉल्व हो चुका होता है, हमें पता चल जाता है कि अब क्या करें। तो मैंने वही आज भी किया, ये 1 है,
ये 1.4 है, ये 0.5 है, t इक्वल टू 0। जैसे ही इसकी वैल्यू मैंने इक्विलिब्रियम पर ये देखी है, तो मुझे पता चल गया रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन। अब ये कितना आया, जब ये एक ब्रेक होगा तो ये 2 फॉर्म होगा, जस्ट डबल फॉर्म हो रहा है। तो x ब्रेक हुआ 2x फॉर्म हुआ, 0.5 पहले से था, 2x और आ गया, तो 0.5 प्लस 2x। तो हमारे हिसाब से इक्विलिब्रियम पे इतना फॉर्म होगा, उनके हिसाब से इतना, तो ये आपस में क्या होंगे, बराबर। इससे हमारा x आ गया, x की वैल्यू आ गई ये। अब x की वैल्यू डाल दोगे तो यार डाल दिया, अब आप कैलकुलेट कर लोगे ना, ये तो 0.75 है ये। अब हमारा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकल आएगा, c से डिवाइड करने की कोई जरूरत नहीं है v से, क्योंकि दोनों तरफ की पावर सेम है। वैसे भी डिवीजन 1 से लगता, 1 लीटर लिखा है, तो वैसे भी 1 का डिवाइड करो या ना करो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो कैलकुलेशन अब आपके हवाले है, कर लीजिएगा। कोई बता रहा था 1, कैलकुलेट करके 1 आ रहा है, c आ रहा है, ठीक है। अब कैलकुलेशन करना है। हाँ 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 बिल्कुल है, पावर तो लगेगी। हाँ हाँ ये वाला, हाँ, क्योंकि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालोगे तो इक्विलिब्रियम स्टेट का कंसंट्रेशन लिखना होगा, तो इक्विलिब्रियम स्टेट पे ये वाला है, मतलब ये वाली वैल्यू डालोगे। क्लियर है सबको? हाँ हो कहाँ, हाँ हाँ क्या चीज, नहीं, यदि रिएक्शन फॉरवर्ड जा रही है तो 1 से ज्यादा क्यों होना चाहिए, ऐसा कहीं लिखाया है क्या? मैंने ग्रेटर और लेस दिखाया है ना, 1 से ज्यादा कहीं लिखा है नहीं, चेक करो कि ऐसा लिखा हो कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू यदि 1 से ज्यादा है तो फॉरवर्ड होगा, ऐसा कहीं नहीं लिखा है। अच्छा, अब देखो जरा, ये सब तो पढ़ा दिया है, अब इस क्वेश्चन को देखिए, इस क्वेश्चन को ध्यान, हाँ यही है ना, हाँ। अब 2 मोल क्या देता, हाँ तो डिवाइड करना पड़ता, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालते समय ना करना पड़ता, पावर सेम है, तो 2 जितने बार ऊपर आता 2 उतने बार नीचे आता, तो कैंसिल हो जाता। पावर अलग अलग होती तो डिवाइड करना पड़ता है ना, जितनी पावर ऊपर आ रही है इतनी नीचे आ रही है। अच्छा, सब लोग ये समझ रहे हैं कि ये जो बच्चा पूछ रहा है पूछ क्या रहा है, पता चला जिसका क्वेश्चन है वही समझे, तो सबका क्वेश्चन समझते चलो। अब देखो इस क्वेश्चन को करते हैं, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, करा रखा है आपको, इसके बारे में पढ़ा रखा है, केमिकल काइनेटिक्स में भी ऐसा कुछ पढ़ाया है। देखो, फॉर द रिएक्शन NH4SS solid ammonia H2S in a closed vessel the equilibrium pressure is P। अच्छा, इक्विलिब्रियम प्रेशर इज P बोल रहा है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है रिएक्शन बीच में कहीं है ना, मतलब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों है, इसका मतलब सिर्फ इतना सा हम कह रहे हैं। अब रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट दोनों है तो भाई तो सॉलिड है, इसका तो कोई प्रेशर होगा नहीं, तो इक्विलिब्रियम पे जो प्रेशर होगा वो किसका होगा, इन दोनों का सम। अरे भाई तुम लोग ये ब्लैक जैकेट क्या कर रहे हो बेटा तुम इतनी देर से, क्या मोबाइल है हाथ में? हाँ फिर क्या है हाथ में, क्या है तुम्हारे, कॉपी के आगे देखो क्या है, तो क्या कर रहे हो इतनी देर से, हमें भी बताओ, हम भी वही करें यार, ये फर्जी का काम क्यों करें, तुम भी ना यार, भाई कोई इंपॉर्टेंट काम चल रहा है तो वो भी हम भी सीखे, इसमें क्या है, 20-25 साल हो गए, कुछ पैसे कमा पाए, वो करते हैं, उसमें कुछ ज्यादा पैसे बनेंगे, बताओ तो क्या चल रहा है, हम लोग भी करें, सब लोग, है कि नहीं, फालतू में ये काम कर रहे हैं भाई, जितना नॉलेज था उतना करा रहे हैं, मान लो इससे अच्छी कोई चीज चल रही है ज्यादा नॉलेजेबल वाली तो वो करेंगे, ले दे के करना तो वही है, पैसे ही कमाने हैं सबको, है कि नहीं, सदमे में क्यों तुम, हाँ बता दो, हम लोग भी करें, उसमें गलत काम थोड़ी ना है, पढ़ाना फर्जी चीज है और पढ़ना भी फर्जी काम है, मेन जो उद्देश्य है वो तो पैसे कमाना है ना, भाई बैठे बैठे कमा रहा है,
हम लोग पढ़ा पढ़ा कमा रहे, तो इससे अच्छा हम भी बैठे बैठे कमाए। हाँ, तो चलो बता देना यार, ऐसा नहीं, कुछ हम लोग भी बताओ यार, ऐसा थोड़ी होता है कि जित नॉलेज लिया अंदर कर लिया कि नहीं, हम अब किसी को नहीं बताएंगे। इतनी जेलसी भी ठीक नहीं है, दोस्त हैं सब तुम्हारे। तो देखो इक्विलिब्रियम प्रेशर दिया है, तो इक्विलिब्रियम प्रेशर का मतलब दोनों गैसें होंगी, कोई एक गैस नहीं होगी। इसका मतलब ये दोनों गैसों के प्रेशर का सम दिया है। ये बात ठीक लग रही है आपको? भाई इक्विलिब्रियम पर प्रेशर दिया है, तो इक्विलिब्रियम पे कोई एक गैस तो है नहीं। अच्छा, दोनों गैसों के मोल बराबर है, तो प्रेशर भी बराबर होगा। तो मैंने मान लिया, देखो पी ये दिया है तो उसको P1 मान लेते हैं, इसका भी P1 मान लिया, इसका भी P1 मान लिया, तो P1 इक्वल टू P/2। इसका मतलब इक्विलिब्रियम पे इसका प्रेशर P/2 है, इसका प्रेशर P/2 है। अब आगे बढ़ते हैं। द स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी ऑफ ए रिएक्शन इज, तो स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी पूछ रहा है, तो स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी ये होता है कि नहीं? एलन के फॉर्म में पूछ रहा है। अब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मिल जाए तो खेल खत्म है। तो इक्विलिब्रियम पे प्रेशर मिल गए हैं, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी मिल जाएगा। Kp इक्वल टू प्रेशर ऑफ अमोनिया की पावर 1 प्रेशर ऑफ H2S की पावर 1 डिवाइडेड बाई प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट, रिएक्टेंट सॉलिड है तो आएगा नहीं, तो P/2 P²/4 डाल दिया यहां पे। अब बस इसको सॉल्व करना है अपने को, ठीक है? तो इसको ऐसे कर लिया, लॉग, देखो डायरेक्ट लिख दूं, डरोगे तो नहीं, देखना ln करके कर रहा हूं क्योंकि ln में आंसर है ना। मैंने क्या किया बताता हूं, लॉग m अपॉन n, तो लॉग m माइनस लॉग n, पावर आगे आ गई। अब इसको मैंने क्या लिखा, 2 की पावर 2, उसकी भी 2 आगे आ गई। क्यों? क्योंकि मैंने देखा 4 कहीं है ही नहीं। अब 2 कॉमन हो गया, तो 2 कॉमन होने पर ये आंसर आ गया, है कि नहीं? तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकाला और डेल्टा जी पे डाल दिया, क्योंकि डेल्टा जी पूछ रहा था। ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी हो सकता था कि वो क्या कहता इक्विलिब्रियम प्रेशर जो है वो हमारा 2 एटमॉस्फेयर है, तो ये क्वेश्चन न्यूमेरिकल हो जाता है। उसने अल्फाबेटिकल बना दिया। अब हाँ बेटा, हाँ इक्विलिब्रियम पे टोटल प्रेशर, इक्विलिब्रियम प्रेशर ऑफ कंटेनर कह रहा है वो। तो इक्विलिब्रियम पे कौन कौन है? ये तो सॉलिड है, ये है, तो इसका मतलब इन दोनों की गैस के प्रेशर के सम के बराबर होगा। अब दोनों गैस के मोल बराबर है, जितने मोल इसके बनेंगे उतने इसके बनेंगे, तो मोल बराबर तो प्रेशर बराबर। क्यों? क्योंकि अब देखो एक ही कंटेनर में दोनों गैस है, दोनों गैसों के लिए टेम्परेचर बराबर, दोनों गैसों के लिए वॉल्यूम बराबर, आर वैसे ही बराबर होता है, तो जितने मोल उतना ही प्रेशर, तो मोल बराबर तो प्रेशर बराबर, ये है। अब जरा देखो बच्चों, अब हम लोग करने जा रहे हैं वेपर डेंसिटी। वेपर डेंसिटी का ये क्वेश्चन है, उससे पहले उसकी हेडिंग देखिए। एक हेडिंग है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, इन टर्म ऑफ वेपर डेंसिटी। हाँ बेटे, ऐड क्यों किया? अच्छा वापस आते हैं, इसको पढ़ो। द इक्विलिब्रियम प्रेशर इज P एटमॉस्फेयर। अब बताओ इक्विलिब्रियम पे कंटेनर में कौन कौन होगा, रिएक्शन देख के ये होगा। इक्विलिब्रियम पे रिएक्टेंट प्रोडक्ट दोनों होते हैं, तो ये होगा, ये होगा, ये होगा। मगर ये सॉलिड है, सॉलिड का कोई प्रेशर आएगा नहीं, सिर्फ इन दोनों का प्रेशर आएगा। तो अब कंटेनर का प्रेशर किसके बराबर होगा? इनके प्रेशर के सम के। यहां तक क्लियर है? तो इनका प्रेशर का सम, और वो सम कितना है? P, है ना? बाकी तो समझ गए कैसे किया। देखो आप सभी लोग कुछ भी पूछे, हमारा काम है डाउट बताना। और कोई ये कहे कि यार ये छोटी सी बात है, बड़ी सी बात, छोटी कुछ होती ही नहीं है, और ना बड़ी कोई होता है, बड़ी बात भी नहीं होती, छोटी बात भी नहीं होती, आने पे होता है।
अब जो चीज तुम्हें नॉलेज है वो हमारे लिए बड़ी है। कोई भी वीडियो गेम आप हमसे अच्छा खेल लेते हो तो हमारे लिए वो बहुत टफ है, तुम्हारे लिए इजी है। अरे सर, तो हम पूछेंगे उस पे, क्यों हमें नहीं आता, तो हमारे लिए वो डाउट है। तो तुम कहोगे अरे यार इतनी छोटी सी बात सर को नहीं आती, लाओ बता देता हूँ सर, आओ टेंशन ना लो। हम 20 साल से इसमें जूझ रहे हैं, तो हमें ये फील होता है ये छोटी सी बात है, तो टीचर को लगता है अरे यार ये छोटी सी बात क्यों पूछता है। उससे देखो कि तुम इससे भी छोटी बातें नहीं जानते हो दसियों, वो तो आपको फील आ रहा है कि वो छोटी बात है। छोटी और बड़ी कुछ नहीं होता, जो नहीं आता वही बड़ा होता है, और जो आता है वो सब छोटा लगता है, क्योंकि आप फील कर पाते हो कि हाँ हम ये हमें तो आता है। और वही हाल आप लोगों के साथ है। आप लोग जितना अच्छा वीडियो गेम खेल लेते हो या मोबाइल के बारे में इंफॉर्मेशन रखते हो, उतनी हम लोग नहीं रखते हैं है, और नहीं रखते तो इसका मतलब क्या है, नहीं आता है। उधर आता है तो हम लोग पूछ लेते हैं। तो आप कुछ भी पूछो, उसमें ये मत सोचो कि यार टीचर क्या सोचता होगा, टीचर नहीं सोचता है कुछ, उसको इतने सालों में ये एक्सपीरियंस आ जाता है कि हाँ यार छोटी बात कुछ नहीं होती है और बड़ी बात भी कुछ नहीं होती है। अब देखो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इन टर्म ऑफ वेपर डेंसिटी। अब मुझे 3 मिनट दो बस, गौर समझिएगा। आपको वेपर डेंसिटी मैंने मोल कॉन्सेप्ट में पढ़ाई, तो मैंने कहा वेपर डेंसिटी जो होती है यूनिट लेस क्वांटिटी है, और मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय 2 होती है कि नहीं, और एब्सोल्यूट डेंसिटी यूनिट की क्वांटिटी है। तो इसका मतलब क्वेश्चन में वो डेंसिटी लिख के छोड़ देगा तो हम पकड़ लेंगे, पीछे यूनिट है तो एब्सोल्यूट है, पीछे यूनिट नहीं है तो वेपर डेंसिटी है। पहला पॉइंट तो यहां फंसा सकता है कि वो डेंसिटी लिख दे, आगे पीछे लगाई नहीं कि ये वेपर डेंसिटी है या नहीं। तो जब डेंसिटी लिखेगा तो हमें पकड़ना कैसे होगा, यूनिट से। यूनिट लिखी है तो एब्सोल्यूट है, यूनिट नहीं लिखी है तो वेपर डेंसिटी है। ठीक, अब क्वेश्चन में कैसे करते हैं, मान लेते हैं कि कोई रिएक्शन है, ये हमारी एक इक्विलिब्रियम रिएक्शन है, ऐसे ए डिसोसिएशन हो रहा है। अच्छा, ये आया वेपर डेंसिटी और ये आया मॉलिक्यूलर वेट, डरना नहीं। अब मैंने क्या किया, मैंने कहा यार इसका 1 मोल है या 1 फ्रैक्शन है, सॉरी मोल नहीं फ्रैक्शन, टी इक्वल टू 0 पे। तो टी इक्वल टू 0 पे जो वेपर डेंसिटी होगी वो किसकी होगी, रिएक्टेंट की प्रोडक्ट की दोनों की, रिएक्टेंट की। टी इक्वल टू 0 पे तो प्रोडक्ट है ही नहीं, तो टी इक्वल टू 0 पे वेपर डेंसिटी मैंने मानी कैपिटल डी। तो कैपिटल डी का फार्मूला क्या बनेगा, कैपिटल डी इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ रिएक्टेंट बाय 2। सही है कि नहीं, है कि नहीं। उस समय मॉलिक्यूलर वेट कितना बनेगा, इतना। उस समय वेपर डेंसिटी कितनी मानी, इतनी, और टी इक्वल टू 0 पे। तो कैपिटल डी क्या है, रिएक्टेंट की वेपर डेंसिटी है, चेक कर लो, प्रोडक्ट तो उस समय है ही नहीं, सिर्फ रिएक्टेंट की वेपर डेंसिटी है कि नहीं। तो आप ध्यान रख लो कि कैपिटल डी जो होगा फार्मूले में वो क्या है, वेपर डेंसिटी ऑफ रिएक्टेंट, और जिसका फार्मूला क्या होता है, मॉलिक्यूलर वेट अपॉन 2। अच्छा, अब इक्विलिब्रियम पे पहुंचाओ, हमको यहीं तक जाना होता है और कहीं जाना ही नहीं है। 1 माइनस अल्फा, अब एन अल्फा, इक्विलिब्रियम पे पहुंचे। यदि हम अल्फा से डायरेक्ट, सॉरी 1 से डायरेक्ट अल्फा माइनस कर रहे हैं, इसका मतलब अल्फा क्या है, फ्रैक्शन। याददाश्त सही है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, एक्सटेंट ऑफ डिसोसिएशन में ये बात बताई थी कि अल्फा एक फ्रैक्शन है। अच्छा ठीक है, अब इस जगह वेपर डेंसिटी कितनी है, स्मॉल डी। अब ये स्मॉल डी किसकी डेंसिटी है, गैस ये भी है, गैस ये भी है, दोनों गैस हैं, इसका मतलब गैस के मिक्सचर की वेपर डेंसिटी है। इक्विलिब्रियम पे रिएक्टेंट भी होगा, प्रोडक्ट भी होगा। तो तुमने कहा इक्विलिब्रियम पे वेपर डेंसिटी ये है, तो ये वेपर डेंसिटी क्या शो करता है, ये कह रहा है कि वेपर डेंसिटी ऑफ गैस मिक्सचर है, ये मिक्सचर की वेपर डेंसिटी है। और यदि आपकी याददाश्त ताजा है तो जरा ध्यान रखना, मोल कॉन्सेप्ट वाला कॉन्सेप्ट यूज कर रहा हूं। अब इस जगह पे मॉलिक्यूलर वेट क्या बनेगा, मॉलिक्यूलर वेट किसका बनना है, वेपर डेंसिटी इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ गैस मिक्सचर। भाई वेपर डेंसिटी किसकी है, गैस मिक्सचर की, तो मॉलिक्यूलर वेट भी किसका होगा, गैस मिक्सचर का, डिवाइडेड बाय 2। और गैस मिक्सचर के मॉलिक्यूलर वेट को ही एवरेज मॉलिक्यूलर वेट कहते हैं, वहां पे डिफिनीशन कराई थी। अब ये आ गया, अब हम इसका अल्फा निकालते हैं। तो जब हम इसका अल्फा सॉल्व करते हैं तो देखना ये आता है, अल्फा इक्वल टू कैपिटल डी माइनस स्मॉल डी, ठीक है, n माइनस 1 इंटू स्मॉल डी। कैपिटल डी क्या है,
वेपर डेंसिटी ऑफ रिएक्टेंट, मैं लिखता भी जा रहा हूं जैसे आप लोगों को ध्यान है, वैसे तो लिखा ही है। कैपिटल डी क्या है? वेपर डेंसिटी ऑफ रिएक्टेंट। स्मॉल डी क्या है? स्मॉल डी है वेपर डेंसिटी एट इक्विलिब्रियम, या फिर इसी को क्या कहोगे? वेपर डेंसिटी ऑफ गैस मिक्सचर एट इक्विलिब्रियम। एट इक्विलिब्रियम है कि नहीं? अच्छा एन क्या है? क्योंकि एन की वैल्यू भी डालनी पड़ेगी। एक मोल रिएक्टेंट से कितने मोल प्रोडक्ट बने हैं, है कि नहीं? तो नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ मोल ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म बाय 1 मोल ऑफ रिएक्टेंट। एक मोल रिएक्टेंट से कितने मोल प्रोडक्ट बना है, वो है। अब ये फार्मूला वेपर डेंसिटी के फॉर्म में है। मान लो कभी कभी परेशान करने के लिए कुछ ऐसा दे दे कि गैस मिक्सचर का मॉलिक्यूलर वेट इतना है और आप बताओ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कितना है, तो आपके पास दो रास्ते हैं कि आप पहले डी निकालो फिर ये फार्मूला चिपकाओ, या डायरेक्ट लिख दो। डी की जगह ये डालो, डी की जगह ये डालो, स्मॉल डी की जगह भी n-1 इंटू, ये देखो आप डाल के देखो यही आएगा, मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय 2, मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय 2, मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय 2, तो डिवाइडेड बाय 2 तो कट गया, तो बस मॉलिक्यूलर वेट बचा। तो यदि वो कहीं पर ऐसा लिख दे कि इक्विलिब्रियम पर गैस मिक्सचर का मॉलिक्यूलर वेट इतना है, तो दो रास्ते हैं। हम इक्विलिब्रियम पर गैस की वेपर डेंसिटी निकाल दें मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय 2 करके, फिर ये फार्मूला लगा दे, या डायरेक्ट यही वाला चिपका दो, जो आपको ज्यादा सही लगे। तो मेरे हिसाब से आप एक याद करो, क्या वाला? ये वाला अपने आप आ जाएगा, और दोनों कर ले जाओ तो ज्यादा ही अच्छा है, सुपर है। तो कैपिटल डी क्या होती है? रिएक्टेंट की वेपर डेंसिटी। स्मॉल डी क्या है? गैस मिक्सचर की वेपर डेंसिटी, जब इक्विलिब्रियम आया है तब वेपर डेंसिटी, है ना? इनके बारे में अच्छे से याद रखो, कौन कहां की सिचुएशन है, बाकी तुम क्वेश्चन कर लोगे, फार्मूला बेस्ड रहता है क्वेश्चन। अभी तक आया नहीं है, अब देखो एक क्वेश्चन भी कराते हैं, पढ़ो। एट टेम्परेचर व्हेन वेपर डेंसिटी इज 57.92 फाइंड द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। अच्छा कुछ ज्यादा ही शॉर्ट लिख दिया भाई ने क्वेश्चन, है ना? एट टेम्परेचर व्हेन द वेपर डेंसिटी इज इतना, अब मतलब ये तो लिखते किस सिचुएशन की दे रहे हो, ठीक है? एट टेम्परेचर व्हेन द वेपर डेंसिटी इज इतना फाइंड द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ PCl5। तो एट टेम्परेचर एट इक्विलिब्रियम, एट, भाई इसको कहां सेट करें? एट टेम्परेचर द वेपर डेंसिटी एट इक्विलिब्रियम। इस जगह थोड़ी लैंग्वेज सही कर लो, क्वेश्चन का आंसर तो निकाल दोगे मगर लैंग्वेज गलत लिखा है क्वेश्चन, एट इक्विलिब्रियम। बस अब जरा देखो, इक्विलिब्रियम पर वेपर डेंसिटी दी है, तो इसका मतलब ये कौन सी दी है? स्मॉल डी दी है कि नहीं? वो कह रहा है कि इक्विलिब्रियम पर वेपर डेंसिटी जो है 57.92 है, तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ PCl5 निकालो। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ PCl5, तो PCl5 कैसे डिसोसिएट होगा? तो देखो अल्फा इक्वल टू डी माइनस स्मॉल डी n-1 इंटू स्मॉल डी। कैपिटल डी की वैल्यू कैसे निकालोगे? मॉलिक्यूलर वेट PCl5 का बताओ भाई कोई लोग? 31 और 35.5 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 2, अब बताओ कितना हुआ? 108 दशमलव समथिंग आता है शायद, एक बार देखना। हाँ 5 होगा, अच्छा 3 लिखा है, 5 होगा, जरा बताना। 108 दशमलव समथिंग आता है शायद, जितना मुझे याद है 2 से डिवाइड के 104 आ रहा है।
तो 104.5 कितना आ रहा है, सिर्फ 104.25। तो ये हमने डाल दिया यहां, स्मॉल डी दिया है, डिवाइडेड बाय एन। टोटल मोल ऑफ प्रोडक्ट कितने हैं, 2। देखो एक एक, टोटल मोल ऑफ प्रोडक्ट कितने हैं, 2। एन क्या था, मोल ऑफ प्रोडक्ट, तो मोल ऑफ प्रोडक्ट कितने हैं, 2। अब स्मॉल डी की वैल्यू फिर दी है, अब जरा आप काउंट करो कितना निकल के आ रहा है हथियार। हम्म 104.25 माइनस 57.92 डिवाइडेड बाय 57.92, ये आया 0.799। इसका मतलब ये आया 0.8। अब इसको परसेंटेज बना दोगे 100 से मल्टीप्लाई करके, तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इन टर्म ऑफ वेपर डेंसिटी पर ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, तो इसको कर लो। अब हमारा लास्ट एंड फाइनल हेडिंग, लंबी हेडिंग है, कम से कम 45 से मिनट लगेंगे और ज्यादा भी लग सकता है, मतलब कल हमारा चैप्टर खत्म हो जाए, कल पूरी क्लास लग जाएगी, क्योंकि इसमें हाँ कल ही करेंगे, टाइम हो गया है ना। तो कल इस चैप्टर की लास्ट हेडिंग है ली चटेरियल प्रिंसिपल, इसमें हमको पढ़ने हैं 6 से 7 पॉइंट। तो 6 से इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन, इफेक्ट ऑफ प्रेशर, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ इनर्ट गैस, इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट, ठीक है। तो ये 4-6 पॉइंट पढ़ने हैं, इनको पढ़ाने में 25-30 मिनट 35 मिनट लगेंगे, साथ में इनके क्वेश्चन भी होंगे, तो 1 घंटे का टाइम तो लग जाएगा, 45 मिनट से 1 घंटे। कल मगर ये चैप्टर अपने आप खत्म हो जाएगा, चाहे जितना स्मूथ लेके चले, तो कल ये खत्म हो जाएगा। इसके बाद स्टार्ट करेंगे आयनिक इक्विलिब्रियम। आयनिक इक्विलिब्रियम में बच्चों के तोते ज्यादा उड़े होते हैं, क्योंकि बच्चे बताते हैं, तो उसको आप बहुत आसानी से आराम से समझिएगा रेगुलर रहते हुए, ठीक है। चलो हाँ, आरपीएस मैं अभी दिलवा देता हूँ, आज टेस्ट आएगा 10 बजे, केमिकल काइनेटिक्स का कर लीजिएगा सब लोग।